प्रोजेक्ट है या डिजिटलाइजेशन होने के कारण आप लोगों को कंप्यूटर साइंस में अपॉर्चुनिटीज आर देयर। सो दैट इज द रीजन मेजॉरिटी स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट करते हैं, तो ये रीजन होता है कि प्लेसमेंट हो जाएगा इजीली और मेरे पास ऑप्शन बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोर ब्रांचेस की बात करें, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की, इसमें नो डाउट आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, लेकिन उसके लिए आप लोगों को compete करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत हर डोमेन में है, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना है या पब्लिक सेक्टर की तरफ जाना है, तो मेहनत हर किसी डोमेन में है। अब मेरा जो पर्पस है इस इंटरेक्शन का वो ये है कि ठीक है, ये तो वो चीजें जो आप लोगों ने सोचा है कि जिस पर्पस से आप लोगों ने अपनी डोमेन, अपना ब्रांच चूज किया, ये तो वो ऑप्शंस हैं। तो इसके अलावा मेरे पास और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या बीइंग अ सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेरे पास और करियर का क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होता है और वो क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उसमें आगे फर्दर करियर मेरे को किस तरीके से बनेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जॉब हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द करियर हियर। तो करियर किस तरीके से, डिफरेंस क्या है जॉब और करियर के अंदर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और मेरे पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब जैसे अगर मैं आप लोगों से, जो मैं अभी हिमाचल के कॉलेजेस में स्पेशली मैं विजिट कर रहा हूँ, तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरे को जो मैं फेस कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द हिमाचल स्टूडेंट्स, वो ये है कि हिमाचल का स्टूडेंट हिमाचल में जॉब करना चाह रहा है, मतलब हिमाचल से हम लोग बाहर नहीं निकलना पा रहे हैं। देखो एक बड़ी सिंपल सी बोलना है कि अगर हमें ग्रोथ चाहिए, हमें अगर पैसा चाहिए, तो हमें अपने एक तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और हमें एक्सपोजर भी चाहिए, हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीज़ों को, तभी मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस ओपन होगा। क्योंकि देखो हर स्टेट का या हर जगह का एक लिमिटेशन होता है। मे बी आपको हिमाचल के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा सिविल का या इलेक्ट्रिकल का, लेकिन व्हाट अबाउट दी अदर ब्रांचेस, प्राइवेट है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, कितना का इंडस्ट्रीज है। हिमाचल एक कंपैरेटिवली छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन भी कम है, उतना अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिविल ब्रांच को लेके। सिविल ब्रांच में अगर मैं बात करूं, जो आप लोगों ने सोचा है कि जेईई के लिए मेरे को ऑप्ट करना है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले 3 या 4 साल के अंदर सिविल ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब में आपकी स्टेट में जेईई का क्या अपॉर्चुनिटीज आया? बहुत कम, बहुत कम। रीजन उसके पीछे जो भी हो, रीजन उसके पीछे जो भी हो, गवर्नमेंट चेंज हुआ सर, ये हुआ वो हुआ, जो भी रीजन हो। अब मैं लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ है सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी स्टेट में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिविल ब्रांच का भी परसों पेपर होके हटा है, आपको पता है, असिस्टेंट इंजीनियर की जगह जल शक्ति विभाग में पेपर होके हटा है, जिसमें 15 वैकेंसीज था। इससे पहले जो है 18 अगस्त को पेपर हुआ था आपका हिमुडा का सिविल ब्रांच के लिए, जिसमें 4 वैकेंसीज थी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। उससे पहले आपका आई थिंक 20 मई में आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए पेपर हुआ था हिमुडा का असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जिसमें 1 वैकेंसी था। अब ये तो वो जो पीछे की तरफ देखूं, अगर हम आगे की तरफ देखें कि सर आगे क्या अपॉर्चुनिटीज आएगा, अगर मैं आपसे ऑप्शन पूछूं कि जब आप पास आउट हो जाएंगे 25 में, 26 में, 27 में, तो ये क्या सर्टेनिटी है कि मेरे पास जिस कारण से मैंने सिविल ब्रांच चूज किया, या जिस कारण से मैंने इलेक्ट्रिकल चूज किया, या जिसमें कंप्यूटर साइंस जो आप लोगों ने चूज किया, कंप्यूटर साइंस में इस टाइम पे अपना जॉब्स का बहुत ज्यादा रिसेशन है। आईटीज के अंदर भी बीटेक लेवल पे ओनली 25% प्लेसमेंट हुआ है बैचलर लेवल पे। तो आप लोगों का किस तरीके से करियर बनेगा? तो अब मैं आने वाले अगले 2-4 साल देखूं तो क्या कुछ सर्टेनिटी है कि आपके पास ऑप्शन बनेगा क्या क्या? तो वो कोई सर्टेनिटी नहीं है कि यस सर आएगा जॉब। ठीक है, मैं बोलूंगा कि सर जॉब्स आएगा जेईई के अंदर, या आगे कंप्यूटर साइंस के लिए क्या ऑप्शंस ओपन होगा, क्या मैकेनिकल के लिए ऑप्शंस ओपन होगा। तो यस, मतलब अगर हम ऑप्टिमिस्टिक को बोलें, यस ऑप्शंस आएगा सर। जेईई का वैकेंसी पिछले 4 साल से नहीं आया, तो अब आएगा आने वाले टाइम पे, लेकिन कब आएगा अगेन क्वेश्चन मार्क है। दूसरा चीज, जब आ जाएगा क्या मेरा पहली बारी में सिलेक्शन हो जाएगा, उसका भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि यस मेरा पहली बारी में। उसके बाद कितना वैकेंसीज आएगा, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। नो डाउट, क्योंकि जितना ज्यादा वैकेंसीज होता है उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाती है, जितना कम होगा नो डाउट कंपटीशन भी कम होता है। अब हिमुडा में एक इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के पीछे कितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा, या 15 के पीछे कितने ने अप्लाई किया होगा? ऑब्वियस है, जब वैकेंसी ज्यादा होती है तो ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, ज्यादा कंपटीशन होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरा यहां पे पर्पस ये है कि क्या कोई ऐसी सेफ ऑप्शन है, क्या कोई ऐसी सेफ ऑप्शन है कि यस मैंने बीटेक कर लिया किसी भी रिस्पेक्टिव ब्रांच में, कि क्या ऐसा कोई आसान या सेफ रास्ता है जिसके थ्रू मैं करियर बना सकता हूं? क्या कोई ऐसा सेफ रास्ता है? अब मेरे को वो आपको सेफ रास्ता बताना है
कि यस टारगेट करो अपनी स्टेट में एई लगना है, टारगेट करो अपनी स्टेट में जेई लगना है, टारगेट करो मेरे को सर पब्लिक सेक्टर जाना है, टारगेट करो मेरे को ये, जो भी आपने सोचा हुआ है उसको दिमाग में रखो। लेकिन जब तक वो अचीव नहीं हो जाता उतनी देर हम क्या करेंगे? मैं जो देख रहा हूं, मेरे पास क्वेरीज आती हैं, चंडीगढ़ में हम लोग बैठे हैं इंस्टीट्यूट में, वहां पे मेरे पास क्वेरीज आती हैं, सर मैं पूछता हूं कौन सा ईयर पास आउट है, सर 2021 के, 19 के, 20 के, 22 के, क्या कर रहे हो सर? तैयारी कर रहे हैं, किस चीज की सर? इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हुआ सिलेक्शन सर? जॉब्स ही नहीं आई या क्लिक ही नहीं हुआ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो टोटली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए इस टाइम के दौरान? हमें अपने स्किल एनहांस करने चाहिए। जो सबसे सेफ ऑप्शन होगा वो होगा हमें अपने स्किल एनहांस करना, हमें अपनी ब्रांडिंग करना। अब आप लोग ग्रीन हिल से पास आउट है, मे बी सपोज फॉर एग्जांपल आप राजीव गांधी कॉलेज से पास आउट होते, मे बी सपोज आप एनआईटी से पास आउट होते, मे बी सपोज आप आईआईटी से पास आउट होते, मे बी आप टेक से पास आउट होते, क्या डिफरेंस होता? क्या डिफरेंस होता? यस और नो? दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। इसको ब्रांडिंग बोलते हैं कि यस डिफरेंस होता है, नो डाउट कि अगर सपोज कोई 15 वैकेंसी के लिए आएगा, एग्जाम आएगा, कंपीट तो हर किसी के लिए करना है। अगर ये सारे कॉलेजेस में हिमाचल का बच्चा बैठा है और उसको अपनी स्टेट में एई का जॉब चाहिए तो कंपीट तो भाई करना ही पड़ेगा। लेकिन ब्रांडिंग का बेनिफिट मिलता है आपको इंटरव्यूज वगैरह में, या आपका जो एक कैपेबिलिटी में भी थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि यस दे आर मोर कैपेबल कंपैरेटिवली, लेकिन कंपीट तो करना ही है, स्टिल एग्जाम तो देना ही है। तो हमें अगर आईटी वाले के साथ कंपीट करना है तो मेरे को अपना तो भाई अपना लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा, मेरे को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उन एग्जाम्स के लिए, जिसके लिए एक आईटी वाला भी फाइट मार रहा है, एक एनआईटी वाला भी फाइट मार रहा है, एक ग्रीन हिल्स कॉलेज का बच्चा भी फाइट मार रहा है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें अपने स्किल एनहांस करने पड़ेंगे। इट्स वेरी सिंपल, दो चीजें, एक स्किल एनहांस करना, दूसरा आपको अपनी ब्रांडिंग करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम्हें तुम्हारा ड्रीम जॉब या ड्रीम उस डोमेन में तुम एंटर नहीं कर जाते जिसके लिए तुमने अपना रिस्पेक्टिव ब्रांच चूज किया था और जिस कारण से तुमने अपना बीटेक ब्रांच चूज किया था, तब तक हमें फाइट करते रहना पड़ेगा, तब तक हमें मेहनत करते रहना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज इस दुनिया के अंदर जो अच्छी है हमें आसानी से नहीं मिलेगी। ये चीज दिमाग से बना के रखना कि कोई भी अच्छी चीज, जो कोई भी चीज अच्छी है इस दुनिया के अंदर वो हमें आसानी से नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत से ही मिलेगा। और मेहनत ही एक ऐसा रास्ता है। और मैं दूसरा ये चीज बोलूं कि एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है, एजुकेशन एक ऐसा डोमेन है जिसके थ्रू करियर बनाना आज की सिचुएशन में स्पेशली इंजीनियरिंग डोमेन में बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन हमें ये चीजें सुन के ऐसा लगता है सर ये कैसे पॉसिबल है, हमारे तो जो सीनियर्स निकले हैं सर फ्री घूम रहे हैं, उनका तो कुछ बना ही नहीं है। क्योंकि आपके लिए जो इमीडिएट रोल मॉडल्स होते हैं ना वो आपके सीनियर्स होते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके सीनियर्स जो यहां से पास आउट हुए पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के लिए तो रोल मॉडल वही है, इमीडिएट रोल मॉडल तो वही है कि यहां से कोई बच्चा लगा वो एई, वो तुम्हारे लिए रोल मॉडल बन गया कि यस उसको मैं फॉलो करूंगा। यहां से कोई बच्चा आईआईटी चला गया, यहां से कोई बच्चा फॉरेन चला गया सपोज मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, वो तुम्हारे लिए रोल मॉडल बनते हैं जिसको तुम फॉलो करते हो। क्योंकि अदरवाइज हमारे पास अगर रोल मॉडल नहीं है तो वो मतलब कोई उसका कोई रास्ता ही नहीं है, तुम रैंडमली जा रहे हो, जो कोई कुछ और कर रहा है। कंप्यूटर साइंस, वो 4 मेरे फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस में चूज किया, मैंने भी कंप्यूटर साइंस ले ली। किसी के पेरेंट्स ने बोला तू सिविल ले ले, इसमें गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन बनेगा, उसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मैंने सिविल ब्रांच चूज कर ली। ये रैट रेस हम फॉलो करते रह रहे हैं। बीटेक कंप्लीट हुआ, कुछ लोग गेट की तैयारी करने लग जाएंगे, कुछ जेईई की तैयारी करने लग जाएंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है भाई उसके बाद मेरे को करियर के साथ उसको कैसे लिंक करना है, मेरे को उसका भी पता ही नहीं है। और कब जॉब आएगा, कब अपॉर्चुनिटीज आएगा, मेरे को कोई पता नहीं है। अब दूसरी साइड पे जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि आज के टाइम पे इंजीनियरिंग डोमेन में करियर बनाना जितना आसान है, बिलीव मी फ्रेंड्स, पिछले 15 साल के मेरी इस जर्नी के दौरान मैंने इतना आसान कभी नहीं देखा करियर बनाना। रीजन पता क्या है? रीजन ये है कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो। कंपटीशन नहीं है। आप अपनी कॉलेज का एग्जांपल ले लो। आज अगर आपकी ब्रांच में सपोज किसी ब्रांच में 20 बच्चे हैं, आज से 5-6 साल पहले उसी ब्रांच में कितने बच्चे होते थे? 60-70 होते थे। अब आप क्या ये सिचुएशन आपके कॉलेज की है? नहीं, हर कॉलेज की है। तो इट मींस क्या ये इस स्टेट की है? मेजॉरिटी स्टेट्स की है। हर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस की तरफ भाग रहा है। तो बाकी ब्रांचेस का क्या होगा? क्या उसमें अपॉर्चुनिटी सब कम है, इस कारण से बच्चा कंप्यूटर साइंस की तरफ भाग रहा है? नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो बल्कि बढ़ी है टाइम के साथ। पब्लिक सेक्टर लगा लो, स्टेट लगा लो, गवर्नमेंट में लगा लो, अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ रही है टाइम के साथ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है,
क्वालिटी लाइफ हमें चाहिए, हमें अपनी बेसिक रिसोर्सेज, हमें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें चीज़ों को रिसोर्सेज तो बढ़ाना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी चीज़ें। उसके हिसाब से हमें जो ये नीड्स हैं, ये जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है ड्रास्टिकली, बढ़ रही है ड्रास्टिकली। ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चीज़ें कि ये चीज़ें बढ़ रही है। अब उस साइड पे आ जाओ, कंपटीशन, आज से 6-7 साल पीछे चले जाओ, इंजीनियरिंग डोमेन में कितना बच्चा पास आउट होता था एक साल में, और आज के हिसाब से कितना बच्चा पास आउट हो रहा है एक साल में, वो ऑलमोस्ट 1/3 पे आ गया है, ऑलमोस्ट 1/3। एग्जाम्पल देता हूं, गेट का एग्जाम सुने सभी ने? गेट एग्जाम सुने किसी ने वर्ड? गेट एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम है। गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाता है, सारे रास्ते करियर के, प्राइवेट के, गवर्नमेंट के, पब्लिक के, हायर स्टडीज, एमटेक, एमएस, डायरेक्ट पीएचडी, आईएम्स का ऑप्शन, अब्रॉड का ऑप्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस का ऑप्शन, जितने रास्ते तुम्हारे पास बीटेक के बाद ओपन होते हैं वो सारे के सारे रास्ते इस एक एग्जाम के थ्रू हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड द गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन ने 2016-17 के आसपास पीक हिट किया था, जब 12.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे गेट एग्जामिनेशन के अंदर। ध्यान से सुनो इस डाटा को, और मैं तुम्हें इसका प्रूफ दिखा के जाऊंगा। 12.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे गेट एग्जाम में 2016-17 के आसपास। आज कितना बच्चा अपीयर हुआ है गेट 2024 के अंदर? ओनली 4.5 लाख। ध्यान से सुनना, 12.5 लाख बच्चा अपीयर हुआ 2016-17 में। आज कितना बच्चा अपीयर हुआ है? 4.5 लाख गेट 2024 के अंदर। कितना परसेंट बच्चा क्वालिफाई करता है गेट को? कितना परसेंट करता है एक साल में? है कोई आइडिया? वो तुम्हारी कॉलेज के हैं यार, बाद में देख लेना इनको, जो बाहर से आया उसको देख लो, उसको सुन लो। कितना परसेंट बच्चा गेट क्वालिफाई करता है एक साल में? हाँ जी, अंदाजा, आइडिया, अप्रोक्सीमेट? हाँ जी, 20%। इट इज रेंजिंग फ्रॉम 15 to 18%। ध्यान से सुनना इस डाटा को। 15 से 18% बच्चा क्वालिफाई करता है गेट एग्जाम को। जब 2016-17 में 12.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो अगेन मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं 18%। तो कितना बच्चा क्वालिफाई हुआ? रफली 2 लाख के आसपास, आउट ऑफ 12.5 लाख। ठीक है जी। आज गेट 2024 के अंदर 4.5 लाख बच्चा अपीयर हुआ है। इसका 18% करो, कितना हुआ? रफली 80,000 के आसपास। तो कहां 80,000, कहां 2 लाख। यहीं पे कंपटीशन ड्रास्टिकली लो, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इस 80,000 में बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो थर्ड ईयर का है। आप लोग थर्ड ईयर में गेट का एग्जाम दे सकते हो, तो बहुत, और थर्ड ईयर को आप गेट का एग्जाम देके उस साल यूज नहीं कर सकते। तो इस 80,000 में कम से कम 10,000 प्लस बच्चा ऐसा है जो थर्ड ईयर का है, जो इसको यूज नहीं कर सकता इमीडिएटली। उसके बाद आप 2 गेट के पेपर दे सकते हो एट ए टाइम। तो इस 70,000 के अंदर बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसने 2 गेट पेपर दिए हुए हैं। कम से कम 15,000 बच्चा। 70,000 से कितना आ गया? 55,000। इस 55,000 में 70% बच्चा ऐसा है जिसके मार्क्स 30 से कम है। ये पूरा डाटा आईआईसी बेंगलोर ने दिया इस बार, मैं अपनी तरफ से कोई डाटा नहीं बोल रहा हूं मैं। 70% बच्चा आउट ऑफ 55,000 ऐसा है जिसके मार्क्स 30 से कम है। सिर्फ 30% बच्चा, 55 का 30% कितना हो गया? रफली 1800 के आसपास, 1650 के आसपास। ओनली 1650 बच्चा, सॉरी ओनली 16,500 बच्चा, ओनली 16,500 बच्चा ऐसा है जो एलिजिबल है या जो अवेलेबल है, जो अप्लाई करेगा फर्दर जॉब्स के लिए, हायर स्टडीज के लिए। अब इस 16,500 में भी कम से कम 4,000 बच्चा ऐसा है, 3 से 4,000 बच्चा है जिसने टारगेट लिया था पब्लिक सेक्टर, लेकिन उसके इतने मार्क्स नहीं आए, वो दोबारा से पेपर देगा। तो अल्टीमेटली फाइनली एंड में 10,000 बच्चा बचता है। और इस 10,000 में जो पब्लिक सेक्टर में जॉब्स निकलती है एक साल के अंदर, सारी ब्रांचेस में मिल मिला के तकरीबन 2.25 से 2,500 के आसपास हैं वैकेंसीज जो निकलती हैं। और जो आईआईटीज के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, एमटेक, एमएस, डायरेक्ट पीएचडी का अगर आप मिला लोगे तो कम से कम 10,000 प्लस हैं। ओनली एलिजिबल बच्चा 10,000 है। जो सीट्स या जो ऑप्शंस आपके पास निकल रहे हैं वो तकरीबन 12,500, 13,000 के आसपास हैं। दैट इज द रीजन वाई आज का सिचुएशन ये है कि आईआईटीज के अंदर सीटें खाली रह रही हैं, बच्चे ही नहीं है।
दूसरा, पब्लिक सेक्टर में भी जो आप लोगों के ड्रीम जॉब्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी बैकलॉग्स आ रहा है, उनको कैपेबल बच्चे नहीं मिल रहे हैं। एग्जाम्पल, अभी आईओसीएल का शॉर्टलिस्टिंग आया है, ओनली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल कैटेगरी 35 मार्क्स के ऊपर कॉल आया है, मेयर 35 मार्क्स, जो किसी टाइम पे 60-70 प्लस मार्क्स के ऊपर कॉल आता था, आज 35 नंबर पे आईओसीएल से कॉल आ रहा है, जो ड्रीम जॉब है। अगर आप लोगों को किसी को आईओसीएल के बारे में पता है, ठीक है, पंप्स होते हैं सर, पेट्रोल पंप है, पब्लिक सेक्टर है, इतना नहीं लिमिटेड कि पब्लिक सेक्टर, ये आईओसीएल है क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कितना सैलरी पैकेजेस देते हैं, क्या लाइफस्टाइल है, क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, जिसको ये पता है उसके लिए 35 नंबर पे आईओसीएल से कॉल, सिविल में 43 नंबर पे आईओसीएल जनरल कैटेगरी से कॉल, जो कोई किसी टाइम पे 70-75 प्लस नंबर पे आता था। तो कहने का मतलब ये है, अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज, कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, जो इस साल पास आउट हो रहे हैं, क्या ऑप्शन है भाई तुम्हारे पास? जब बीटेक पास आउट कर जाओगे क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? कोई आंसर नहीं आपके पास, बिलीव मी। करेंगे क्या? को सर तैयारी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बिजनेस है ये, लेकिन कोई ऐसा कोई पूरा आप लोगों ने रास्ता नहीं बनाया हुआ कि मेरे को अब आगे रास्ता कैसे प्रोसीड करना है, अगले 4-5 साल का मेरा जर्नी क्या है, कुछ नहीं पता। और ये आपके कॉलेज की सिचुएशन नहीं है, मैं राजीव गांधी में भी ये कॉलेज में पूछा, मैंने अटल बिहारी में भी पूछा, मैंने ज्यूरी में भी पूछा, मैं हर कॉलेज में पूछ रहा हूं, किसी को नहीं पता। ऐसा मत मानना कि हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? मोबाइल फोन। हम इसको इफेक्टिव यूज नहीं कर रहे हैं, इसको ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं जिससे सिर्फ टाइम वेस्टेज हो रहा है और उससे करियर में कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आप लोगों के लिए। तो अब आप लोगों को मैं क्लियरली बता रहा हूं, आप लोग ऐसे एरा में हैं, इंजीनियरिंग के ऐसे एरा में, यहां पे जी इंजीनियरिंग के ऐसे एरा में आप लोग हैं इस टाइम पे, जिसमें करियर बनाना बहुत ज्यादा आसान है। मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, पीडीएफ। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला अपनी तरफ से बोला पहला चीज, अब तो प्रूफ है। मैं पिछले 4-5 साल से ये चीजें बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? हमारे पास ये डाटा कहां से आ रहा है? बिकॉज वी आर द प्लेटफॉर्म। बीटेक किया, बीटेक के बाद जिसने गेट का एग्जाम दिया, या उसके बाद कोई भी करियर ऑप्शन के लिए बच्चे ने जाना है, वी आर द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। दिस प्लेटफॉर्म, दिस योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म, दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जो स्टूडेंट को बीटेक के बाद गाइड करता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, उसमें इंटरव्यू जीडी, जीटी या रिटन एग्जाम के प्रिपरेशन को लेके, चाहे हायर स्टडीज में मेरे को आईआईटीज जाना है, आईआईसी बेंगलोर जाना है, या अब्रॉड के लिए जाना है, दिस इज द प्लेटफॉर्म हु इज डूइंग दिस थिंग। तो ये डाटा मेरे पास वैसे भी था पिछले सालों का, लेकिन इस बार आईआईसी बेंगलोर ने रिलीज कर दिया, तो बात ही खत्म हो गई है, क्लियरली है। ये देखो 70% बच्चा जो क्वालिफाई कर रहा है उसके नंबर 35 से नीचे हैं। मैं प्रूफ दिखाऊंगा भी आपको एंड में। तो कहने का मतलब ये है, जब तक आप लोगों ने जो चीज सोची है कि मेरा करियर इस डोमेन में जाना है, मेरे को ये करना है, जब तक तुम्हें वो रास्ता नहीं मिलता, तब तक तुम्हें भाई अपना स्किल एनहांस करनी है। ध्यान से सुनना, तुम्हें अपने स्किल एनहांस करनी है और तुम्हें अपनी ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग का मतलब समझ में आ गया? स्किल एनहांस कैसे होगा? स्किल एनहांस करने का तरीका है हायर स्टडीज। सर मैं सिविल से हूं, मैं मैकेनिकल से हूं, सर मैं क्या ये स्टैट प्रो वगैरह या कैटिया वगैरह या ये सॉफ्टवेयर में सीख लूं? क्या मैं जावा सीख लूं? मैं ये सीख लूं? मेरा सिंपल सा आंसर इस चीज के लिए है, बहुत बच्चा इस चीज को लेकर क्वेरीज करता है कि सर मेरे को ये नहीं करना, क्या इन ये स्किल एनहांस करने का मेरे को फायदा होगा? इनका फायदा आपको सिर्फ प्राइवेट में होता है, कि प्राइवेट में कोई कंपनी को रिक्वायरमेंट है ऐसे पर्सन का जो बीटेक इन सिविल हो और जिसको सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में अगर सपोज आपको असिस्टेंट इंजीनियर लगना है या जूनियर इंजीनियर लगना है, उसका ऐसा जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहां पे जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जाम के बेस पे है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। पब्लिक सेक्टर में आईआईटीज में जब तुम्हें अप्लाई करना है, तो वहां पे तुम्हें जो इसका बेनिफिट है, अगेन ऐसा कोई डायरेक्टली बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहां पे जो तुम्हारा सिलेक्शन है वो गेट के मार्क्स के बेस पे होना है और उसके बाद तुम्हें आगे जिस डोमेन में तुम अप्लाई कर रहे हो वहां पे इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के अंदर तुम्हारे वो बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में ही पूछेगा, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा कि ये नॉलेज है ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है? बड़े सिंपल और स्ट्रेट बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे वो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी मैं पूछूं कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है, मे भी शायद आप लोग आंसर ना कर पाए।
ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो यही चीजें वो पूछता है कहीं पे भी इंटरव्यू में। अब ट्रबल क्या आता है, ट्रबल कहाँ पे है, मैंने जैसे गेट एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो दिमाग में ना एक थॉट बैठा हुआ है कि गेट एग्जाम इज अ डिफिकल्ट एग्जाम। कितने बच्चों को लगता है कि गेट एग्जाम एक डिफिकल्ट एग्जाम है? कितने बच्चों को लगता है कि गेट एक डिफिकल्ट एग्जाम है? करो यार, हाथ खड़े, ईमानदारी से करो। यस, हाथ खड़े रखना, हाथ खड़े रखना, खड़े रखना। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, आप लोगों में से किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे इसके उठा के? जिन्होंने हाथ रेज किया, हैंड रेज किया, कि आप लोगों में से किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखे? तो ये जजमेंट आप किस बेस पे कर रहे हो कि गेट डिफिकल्ट एग्जाम है? क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है? कोई भी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी एक खाने वाली हो कोई एक चीज, मोमोज फॉर एग्जांपल, किसको पसंद नहीं है? नहीं है ना? बाकियों को इट मींस कि मैं मान के चलना पसंद है। तो ये किसके ऊपर वेरी कर रहा है? ये पर्सन के ऊपर वेरी कर रही है चीज, कि किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को चीज नहीं पसंद है। अब गेट के बारे में जो दिमाग में परसेप्शन बैठा है ना, वो कहां से बैठा है, जो पता नहीं, एक थॉट दिमाग वो चल रहा है, वेव चल रही है कि गेट डिफिकल्ट एग्जाम है। पहला चीज दिमाग में रखना, गेट डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। और दूसरा चीज, क्वेश्चन ये नहीं है गेट डिफिकल्ट एग्जाम है, क्वेश्चन यहां पे ये है कि आप लोगों को ये लगता है कि गेट में मेरे को 60-70 नंबर चाहिए तो मेरा करियर ओपन होगा। कितने बच्चों को ये लगता है कि गेट में 60-70 नंबर चाहिए तो मेरा करियर बनेगा? ये सब फैक्ट्स आज मैं तुम्हें जीरो कर दूंगा। मैं आज के टाइम पे अगर तुम्हें गेट के थ्रू करियर बनाना है, यू रिक्वायर ओनली 35 to 40 मार्क्स, दैट्स इट। 35 से 40 नंबर, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, कितने लोगों ने यहां थर्ड ईयर में थे, गेट का एग्जाम दिया था? किसी ने गेट का एग्जाम भरा था? भरा था किसी ने? नहीं भरा। पता था कि होता है कुछ ऐसा एग्जाम? मेरी लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन किस किसने अटेंड की थी? हैंड रेस करना। वेरी गुड, हाँ बहुत लोग हैं। जितना, अगर देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हें लगता है तुम कैपेबल हो चीजों को करने के, अगर तुम्हें लगता है तुम कैपेबल हो और अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो, देन मेहनत तो लगेगी उसमें, आसानी से नहीं होगा। ये चीज अभी दिमाग में बिठा लो, ये चीज अभी दिमाग में बिठा लो कि अगर तुम्हें अच्छा करियर चाहिए, अगर तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मैरिज बहुत अच्छी लड़की से हो, पैसे वाली से हो, तो तुम्हें भाई अच्छा अपना करियर बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा खुद का करियर अच्छा है तभी तुम्हारा जो है आगे ये सारी चीजें होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करोगे, जो नॉर्मली चल रही है चीजें, उसी तरीके से होगा। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। लेकिन मेहनत, ये दिमाग में बना लो, बिठा लो कि मेहनत एक ऐसी चीज है जिससे ही तुम्हारा करियर बनेगा और जिससे ही तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके थ्रू ही आगे तुम्हारा सिस्टम चलेगा। और भी अच्छी पता चीज क्या है कि मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर कोई चीज मेहनत से मिलेगी ना, तो वो मेहनत से ही मिलनी है। मेरे को कोई ऐसी एक चीज बता दो कि एक बच्चा तो सेम चीज को मेहनत से ले रहा है, वही सेम चीज को दूसरा बच्चा बिना मेहनत किए ले सकता है। कोई एक ऐसी चीज बता दो, करियर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। कुछ भी नहीं है ऐसा। है कोई ऐसा रास्ता? कोई रास्ता नहीं। अगर कोई है तो मेरे को बताओ। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आज के टाइम पे इंजीनियरिंग वर्ल्ड में करियर बनाना बहुत आसान है, क्योंकि कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो। कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो। अब ये कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। अभी एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हारे फर्स्ट ईयर में, सॉरी फाइनल ईयर में इलेक्ट्रिकल की कितनी स्ट्रेंथ है अंदाजा? हाँ जी 30। थर्ड ईयर में कितनी है बताओ बताओ अंदाजा? 20-22। सेकेंड ईयर में कितनी है? 30। फर्स्ट ईयर में कितनी है? इस बार कितने हुए हैं? 60 फर्स्ट ईयर के अंदर। और व्हाट अबाउट मैकेनिकल? फर्स्ट ईयर में 0। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 60 के आसपास। और आपका सिविल में 25।
अब यहां से आप आइडिया लगाओ कि ये धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ना है। अब ये सिचुएशन टू बी वेरी स्ट्रेट, प्लीज 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 इधर 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 ही डिस्कशन करो मेरे साथ। बाकी कॉलेजेस में सिचुएशन नहीं है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बाकी कॉलेजेस में थोड़ा सा चेक करना, तो उस हिसाब से कंपटीशन अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कारण से टारगेट करो अगले साल 2 साल 3 साल के अंदर आपने अपना अच्छा करियर बना लेना है, और अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, चाहे तुम सेकंड ईयर से हो, चाहे तुम थर्ड ईयर से हो, चाहे तुम फाइनल ईयर से हो, करियर बनाना स्टार्ट कर दो, अपने उसके लिए एफर्ट करना स्टार्ट कर दो। पर ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी ने सेकंड ईयर से स्टार्ट किया, किसी ने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया, किसी ने फाइनल ईयर से स्टार्ट किया, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। जब तुम चाहते हो कि मेरे को अपना डिसाइड कर लिया, जब तुमने डिसाइड कर लिया कि यस मेरे को अपना करियर बनाना है, उस दिन से तुम अपना साल 2 साल का टाइम रख लेना कि यस इतना का टाइम लगेगा मेरे को अपना करियर बनाने के लिए। और ऑप्शंस आर ह्यूज, ह्यूज ऑप्शंस आर देयर, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शंस का कोई कमी नहीं है, राइट। अब गेट एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जल्दी जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे ज्यादा आपके स्टेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिकल के और सिविल के या मैकेनिकल के स्टूडेंट आप अपनी स्टेट जॉब्स के बारे में देखते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन करेंगे। देखो गेट एग्जाम क्या है, गेट एग्जाम एक जो होता है वो हर साल फरवरी में होता है, हर साल फरवरी में। आजकल इसके गेट एग्जाम के फॉर्म्स निकले हुए हैं, राइट, अभी चल रहा है। आई थिंक शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक 7 या 8 अक्टूबर को शायद लास्ट डेट है इसका, राइट। तो गेट एग्जाम अभी फॉर्म निकले हुए हैं। गेट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, देखो इसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं, 65 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, और ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, और ये 3 घंटे का एग्जाम है। गेट एग्जाम सबसे पहले मैं बता रहा हूं किसके लिए बहुत इजी है। गेट एग्जाम उनके लिए बहुत इजी है जो चीजों को समझ के करते हैं। देखो कॉलेज की रिक्वायरमेंट अलग है, गेट की रिक्वायरमेंट अलग है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट अलग है, आपके स्टेट की जेई की रिक्वायरमेंट अलग है, स्टेट के ए की रिक्वायरमेंट अलग है, एसएससी जेई की रिक्वायरमेंट्स अलग है। हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, एक्सेप्ट गेट। गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज जितने सारे के सारे एग्जाम आगे मैं उसको एक कैटेगरी में डालता हूं, और गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज को हम एक कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि जो गेट ईएस के अलावा जो एग्जाम्स आते हैं उसमें 60 to 70% जो क्वेश्चंस हैं वो याद करने वाले आते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेगा कि इस केस में क्या फॉर्मूला है, लेकिन गेट में ऐसा नहीं है। गेट में आपसे वो कंसेप्ट देखेगा आपका कि क्या आपका कंसेप्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कैसा है, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। कॉलेज में क्या है कि आपको क्वेश्चन आएगा, आपने कुछ पेजेस में लिखना है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिखोगे तो आपको थोड़ा बहुत स्टेप मार्किंग दे देंगे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, चलो 2 नंबर दे दो, बच्चे ने कुछ तो लिखा है। लेकिन इस एग्जाम के अंदर क्या है कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन आंसर ठीक है तो ठीक है, गलत है तो रॉन्ग, 0। तो ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस मोर देन 55 क्वेश्चंस विल बी न्यूमेरिकल। दैट इज द रीजन व्हाई यहां पे जो आपको टाइम है वो 3 घंटे का दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम डिफिकल्ट है इस कारण से टाइम ज्यादा दिया है, नहीं, न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसी कारण से यहां पे जो आपको टाइम है वो ज्यादा दिया गया 3 घंटे का। पहला चीज, गेट डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। दूसरा चीज, गेट एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, गेट एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, गेट समझने वाला एग्जाम है, गेट डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर तुम चीजों को समझ के करते हो, अगर तुम्हें चीजें समझ आती हैं कंसेप्ट के हिसाब से, अगर तुम्हें कंसेप्ट वर्ड का मतलब पता है, देन दिस एग्जाम इज वेरी वेरी इजी फॉर यू, डिफिकल्ट नहीं है। ये चीज दिमाग में अभी बिठा लो। और गेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, गेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि न्यूमेरिकल को तुम देख के नहीं समझ सकते हो, न्यूमेरिकल को तो सॉल्व करके ही समझ में आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को तुम देख के पढ़ सकते हो, और जब क्वेश्चन आएगा तुम रिकॉल करना है तुम्हें कि अच्छा इस केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने कहीं पे पढ़ा था इसकी वैल्यू 3 से 5 के बीच में होती है, आप रिकॉल करते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। लेकिन गेट में तुम्हें समझ के करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन ऐसा देगा जिसमें उसमें किस रेंज में वैल्यू आपका आएगा, वो पुट करेगा, फिर आगे सॉल्व करेगा, फिर आंसर आएगा। तो गेट एक ऐसा एग्जाम है जो कंसेप्चुअल एग्जाम है, समझने वाला एग्जाम है, राइट। तो इसमें डिवीजन कैसे है 100 मार्क्स का, इसमें 70 क्वेश्चंस आपको आएगा टेक्निकल,
100 मार्क्स में कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम नया पढ़ोगे, जो तुमने नया पढ़ना है। ये सारा का सारा सिलेबस वही है, या जो तुमने बीटेक के दौरान या 10th तक तुम लोग जो इसको पढ़ के आए हो। तो इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो तुम लोगों ने नया पढ़ना है। इसमें आउट ऑफ 100 मार्क्स जो 70 मार्क्स का आपका जो आएगा वो दैट इज योर टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट मतलब आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हो अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच में। जैसे मैकेनिकल में आप लोग पढ़ते हो थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड वगैरह, ये कंप्यूटर साइंस में सी डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, टीओसी वगैरह, इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, मशीन्स वगैरह। आप लोग अपने जो सब्जेक्ट पढ़ते हो रिस्पेक्टिव वो आएगा इसके अंदर, राइट। तो 70 मार्क्स का आपको आएगा टेक्निकल, 15 नंबर का आपका आएगा जनरल एप्टीट्यूड। अब जनरल एप्टीट्यूड क्या है? जनरल एप्टीट्यूड है जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है? आप लोग ये 10th तक पढ़ के आए हो, 10th तक का मैथमेटिक्स है। क्या है? एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, ये पढ़ के आए हो ना चीजें, ये 10th तक पढ़ के आए हो ना। नंबर सिस्टम, एजीज के रिलेटेड, अपना सिटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, ये पढ़ के आए हो ना। ये रीजनिंग होता है। इंग्लिश के अंदर फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, एंटोनियम, सिनोनियम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, ये पढ़ के आए हो ना 10th तक सारे। तो ये 15 नंबर का वो है जो आपका आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है। और 15 नंबर का यहाँ पे है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आप लोग M1, M2, M3 पढ़ते हो ना। M1, M2, M3 पढ़ा है ना अपने कॉलेज में। सो वो पार्ट है यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इस 100 मार्क्स के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने नया पढ़ना है। बस पढ़ने का तरीका अलग है कि कॉलेज के हिसाब से हमने जो सब्जेक्ट्स को पढ़ा वो कॉलेज की रिक्वायरमेंट से हिसाब से पढ़ा है, और जब तुम कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पढ़ रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हो, राइट। तो ये इस गेट का एग्जाम पैटर्न है। गेट एग्जाम आप लोग 3rd ईयर ऑनवर्ड लिख सकते हो। गेट एग्जाम देने का कोई एज लिमिट नहीं होता। गेट एग्जाम देने का कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का लिमिट नहीं होता है। उसके बाद 70-30, उसके बाद अगर आप गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम्हारे पास सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। वो कौन कौन सी ऑप्शंस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद गेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। गेट में फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर होता है जो स्क्रीन के ऊपर आता है आपके, राइट। गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। आप 3rd ईयर में क्वालिफाई करोगे, मान लो सपोज गेट, तो तुम उसको नेक्स्ट ईयर, फाइनल ईयर और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1 साल पास आउट होने तक आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग जो जिसने मेरा प्रेजेंटेशन पैनल लगाया था और व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो आप लोग, और उसके बाद चैनल फॉलो कर रहे हो। अभी जितना भी पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो मेजॉरिटी पिछले 3 साल के गेट स्कोर को मांग रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी एक कैबिनेट सेक्रेटरीट का आया है वैकेंसी, ध्यान से सुनना, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस पीपल। कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर अभी 80 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें गेट 2022, 23, 24 तीनों सालों के बेस पे इन्होंने अलाउ की है। सो ये वहां पे आपको बेनिफिट हो जाता है कि अगर तुमने गेट 3rd ईयर में क्वालिफाई कर लिया और तुम जब फाइनल ईयर में हुए कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए जिसमें उस साल का गेट स्कोर मांगा है, तो तुम लोग एलिजिबल होते हो उसमें अप्लाई करने के लिए। तो 3 साल के गेट का आपको बेनिफिट ये मिलता है, और हायर स्टडीज का भी आपको मिलता है, राइट। उसके बाद आप लोग 2 गेट के पेपर दे सकते हो, वो कौन से हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद गेट में आपके पास जो जॉब के लिए ऑप्शन आता है, देखो 3 तरह की जॉब्स होती है हमारे पास। कौन कौन सी 3 तरह की जॉब है? पहली कौन सी होती है? किस डोमेन, कौन सा सेक्टर है? प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले, दूसरा आ गया आपका गवर्नमेंट, तीसरा आ गया आपका पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ये 3 तरह की जॉब्स होती हैं, प्राइवेट, पब्लिक और आपका गवर्नमेंट। अब प्राइवेट में तुम्हें गेट कैसे हेल्प करता है जॉब दिलाने में, ध्यान से सुनना इस चीज को। तुम गेट क्वालिफाई हो, आज जैसे मेरे को पता चला है कोई कंपनी आई हो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए, फाइनल ईयर के लिए। अब जब वहां पे मान लो सपोज 2-4 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अब उनमें से सपोज कुछ बच्चों ने गेट क्वालिफाई किया हुआ और उसने अपने रिज्यूमे पे लिखा हुआ है, आपको नहीं लगता उसको बेनिफिट मिलेगा? 101% मिलेगा। रीजन, क्योंकि गेट क्वालिफाई करना ये आपकी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करता है, ऑथेंटिसिटी की। यस, तुम्हें गेट एग्जाम क्वालिफाई करना, लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है कि तुम्हें तुम्हारी इंजीनियरिंग की समझ है, तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट की समझ है।
कि यस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, क्योंकि गेट एग्जाम बिलीव मी फ्रेंड्स, चाहे नंबर जनरल कैटेगरी में 25-26 ही लाने हैं और 100 में से 25-26 नंबर लाने कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इतने आसान भी नहीं है अगर तुम चीजों को समझ के नहीं करते हो। अगर तुम्हें कंसेप्ट अगर तुम्हारे नहीं है, बिलीव मी फ्रेंड्स, यस नहीं आसान, लेकिन अगर तुम चीजों को समझ के करते हो, दिस एग्जाम इज वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है ये एग्जाम। आगे की बात समझ, तो प्राइवेट में तुम्हें कैसे बेनिफिट मिलता है अगर तुम गेट क्वालिफाई कर लेते हो 3rd ईयर में, फाइनल ईयर में, और कहीं पे भी जब तुम प्लेसमेंट के लिए जाओगे, ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस कहीं पे भी जॉब के लिए जाओगे और तुमने अपने रिज्यूमे पे लिखा हुआ है कि यस आई वाज गेट क्वालिफाइड, आई एम गेट क्वालिफाइड, दे आर गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट ऑफ दैट, दे आर गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट फॉर दैट। दूसरा डोमेन गवर्नमेंट सेक्टर। आप लोगों में से कोई यहां पे है जिसने 10th में पंजाबी पढ़ा है? 10th में पंजाबी? हाँ, मेरे को शायद इसी कॉलेज में नहीं मिले हिमाचल में, नहीं तो मेजॉरिटी कॉलेजेस में कुछ ना कुछ 1-2 हाथ खड़े होते थे जिन्होंने 10th में पंजाबी की है। कहां से हो? हैं? पंजाबी थी? नहीं थी। तो 10th में पंजाबी क्यों मैंने पूछा, ध्यान से सुनना इस चीज को, ध्यान से, आपके बहुत मतलब की बात है। गवर्नमेंट जॉब गेट के थ्रू कैसे मिलेगी? पंजाब, हरियाणा, अब उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये कुछ 5-6 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब है वो गेट के थ्रू होता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब है वो गेट के थ्रू है। अब इसके बाद सुनो, अब तुम बोलोगे सर हम तो हिमाचल से, है ना? देखो हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। पंजाब में अगर जॉब लेना है तो 10th में पंजाबी चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट आप पंजाबी का पेपर क्वालिफाई कर लोगे तो तुम लोग पंजाब की जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हरियाणा, यूपी में अगर जॉब चाहिए तो आपको 10th में हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, तो तुम लोग एलिजिबल होते हो। सिमिलरली हर स्टेट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अब एग्जांपल, अभी हरियाणा में इरिगेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 120 वैकेंसीज आया था, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल इंजीनियर की थी 103। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सभी के लिए। और बाकी जो 17 वैकेंसी थी, 7-8 थी इलेक्ट्रिकल की, 7-8 थी मैकेनिकल की। आउट ऑफ 120 वैकेंसीज 55 वैकेंसीज रफली जनरल कैटेगरी की थी। तो जब आप हिमाचल से बाहर किसी अदर स्टेट के लिए अप्लाई करते हो, सो यू विल बी काउंटेड अंडर द जनरल कैटेगरी ओनली। ध्यान से सुनना, अगर आप सपोज रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हो, और अदर स्टेट के लिए जब तुम अप्लाई करते हो तो तुम लोग ओनली जनरल कैटेगरी में काउंट होगे। 55 वैकेंसीज, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था स्पेशली फॉर द हिमाचल पीपल, कि भाई तुम्हारी स्टेट के अंदर वन गो में किसी भी डिपार्टमेंट में कम से कम अगले 15 साल में वन गो में 50 असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसीज आ ही नहीं सकता, तो तुम लोग अप्लाई कर दो। और बहुत बच्चों ने अप्लाई, समझ आई मेरी बात को? ऊपर से निकल गई, ऊपर से निकल गई, क्योंकि तुम लोग अभी प्रेशर नहीं है ना तुम्हारे सर पे, इस कारण से रिपीट कर रहा हूं। आउट ऑफ 120 वैकेंसीज हरियाणा के अंदर 55 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की थी, तो उसमें कोई भी पूरे इंडिया का कोई बच्चा अप्लाई कर सकता था जिसके बाद 10th में हिंदी है, और हिंदी मेजॉरिटी जगह पे हर कोई पढ़ता है। अब उन 55 वैकेंसीज को लेके मैंने एक वीडियो बनाया स्पेशली फॉर द हिमाचल पीपल, हमारी इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल पे पढ़ा है कि भाई हिमाचल के बच्चों अप्लाई कर दो हरियाणा के लिए। क्यों? क्योंकि हिमाचल के अंदर कम से कम अगले 10 से 15 साल में किसी भी एक डिपार्टमेंट में 50 वैकेंसीज आ ही नहीं सकता, तो तुम लोग अप्लाई कर दो। निकल गई फिर से ऊपर से बात, तो समझ आ गई? और ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं हिमाचल में। मेरे को लगता है कभी आएगा किसी एक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की 50 इकट्ठी वैकेंसीज, क्योंकि नहीं है नीड, इतना बड़ा स्टेट नहीं है। और ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं हरियाणा के अंदर। जो मैं गेट के थ्रू तुम्हें, हरियाणा यूटिलिटी डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उसमें हर साल रफली 80 से 100 वैकेंसीज आती हैं, और उसमें सारी ब्रांच के बच्चों को अलाउ करते हैं वो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सारी ब्रांचेस, और आप सारे एलिजिबल हो जॉब्स के लिए। लेकिन मेरे को गेट में मार्क्स चाहिए। पंजाब में गेट 2023 के बेस में
रफली 125 वैकेंसीज आया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, जिसके गेट में 25 नंबर आए जनरल कैटेगरी, रिजर्व्ड में जिसके 16 नंबर आए, यही लग गए असिस्टेंट इंजीनियर। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे देता हूं मैं। तो तुम्हें ऐसा ना हो कि जब तुम पास आउट हो तब तुम सोचो कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, और फिर साल 2 साल उस चीज के लिए लगा दो। जिस भी ईयर में हो अभी से वो सिस्टम, अभी से अपना वो अवेयरनेस, अभी से वो चीजें एक्वायर करना स्टार्ट कर दो, सो दैट कि जब टाइम आए तुम लोग रेडी हो उस चीज के लिए। आगे जी बात समझ में? तो ये अच्छा, यूपी ने भी इस बार अनाउंस कर दिया कि उनका जो यूपी पीसीएल का, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो वैकेंसी है 2025 में हम गेट के थ्रू लेंगे। जब गेट का ये चल रहा होता है ना फॉर्म फिलिंग, ध्यान से सुनना, जब गेट का फॉर्म फिलिंग चल रहा होता है उस टाइम पे जिसने भी उस नेक्स्ट ईयर के गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करना होता है ना, वो एक प्री नोटिफिकेशन निकालते हैं कि हम अगले साल गेट के बेस पे रिक्रूटमेंट करेंगे, तो जो इसके लिए इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर ले, वो इसको अप्लाई कर दे इसमें। तो यूपी ने भी अनाउंस कर दिया है, हरियाणा ने भी अनाउंस कर दिया है, पंजाब का भी नोटिफिकेशन आना है। तो आप लोग इन जॉब्स को टारगेट कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब का। तीसरा आ गया आप लोगों के पास पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? पब्लिक सेक्टर जॉब और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? बोलो यार, हाँ जी बताओ, है कोई आइडिया? पिछली बार भी बता के गया था मैं, सो रहे थे? यस सर। पब्लिक सेक्टर में शेयरिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। पब्लिक सेक्टर में जो 51% है जो शेयर होल्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बाकी कोई स्टेट का या प्राइवेट या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है पब्लिक सेक्टर के अंदर। अब पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में दूसरा डिफरेंस, गवर्नमेंट में अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर लगते हो अपनी स्टेट में, या सेंट्रल गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर लगते हो, तो आपकी सैलरी तकरीबन 65-70 हजार के आसपास होती है स्टार्टिंग। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर की जो सैलरीज हैं ये वेरी करती है 10 से लेके 18 लाख तक। 3 कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैं, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्नास। महारत्ना 10 से 12-13 पब्लिक सेक्टर हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? जैसे एचपीसीएल, आईओसीएल, सेल, बीएचईएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये पीजीसीआईएल, ये महारत्ना पब्लिक सेक्टर हैं, जिनका टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर है, वो सारे महारत्न हैं। और उसमें मैक्सिमम सैलरी पैकेजेस जाता है 15 से 18 लाख का। अरे ची 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 मत करो बीच में यार, इरिटेशन होती है, प्लीज सुन लो, तुम्हारे लिए है। तो 15 से 18 लाख का जो पैकेज है वो महारत्ना देती है तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। तभी तो लोगों को क्रेज है गेट के थ्रू पब्लिक सेक्टर में एंटर करने का। और आपके लिए मेन टारगेट पब्लिक सेक्टर ये है एसजीवीएनएल, जिसमें आपको अपनी हिमाचल में जॉब मिल जाता है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। आपके पीएनबी बैंक, जे&के बैंक, एसबीआई बैंक, ये क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पब्लिक सेक्टर है। आप देखना किसी बैंक का बोर्ड लगा होगा ना, उसके नीचे देखना लिखा होगा ए पीएसयू अंडरटेकिंग। आगे की बात समझे, 250 प्लस पब्लिक सेक्टर हैं इस इंडिया के अंदर, 250 प्लस, और जिसमें रिक्रूटमेंट होता है मेजॉरिटी इंजीनियर्स का। मेजॉरिटी इंजीनियर्स का तकरीबन 2200 से लेके 2500 तक एक साल में वैकेंसीज आनी है पब्लिक सेक्टर में। ये रोने रोने छोड़ दो कि जॉब्स नहीं है, हम इस डोमेन से डील करते हैं। प्रॉब्लम जॉब की नहीं है, प्रॉब्लम कैपेबल लोगों की है, कैपेबिलिटी नहीं है। भैया अगर गेट में 12 लाख से लेके 4.5 लाख पे नंबर आ गया, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो हाईएस्ट मार्क्स आ रहे थे वो क्यों कम हो गए? मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ। 50 प्लस नंबर लेने वाले किसी ब्रांच में 100 बच्चे हैं, किसी में 200 बच्चे हैं, किसी में 500 बच्चे हैं, 50 प्लस नंबर लेने वाले गेट के अंदर। और कोई टाइम था 2016-17 तक जब 50 से नीचे कॉल ही नहीं आता था पब्लिक सेक्टर से। आज तो 35 नंबर पे आ रहा है। जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं मैं, SC ST जो भी है, अगर सपोज आप में से कोई मेयर गेट क्वालिफाई करने पे तुम्हें कॉल आता है पब्लिक सेक्टर से, 25 नंबर ले आओ, कॉल है तुम्हें पब्लिक सेक्टर से। क्योंकि हिमाचल में ST कैटेगरी से काफी लोग हैं जो अपर हिमाचल से हैं शायद।
फायदा उठाओ इस चीज का यार, नहीं तो मेरे को ट्रांसफर कर दो एसटी का, या किसी ऐसे को कर दो जो डिजर्व करता है या जो थोड़ा जिसको नीड है, राइट। तो पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके हैं, क्या? एक है विद गेट, एक है विदाउट गेट। दो तरीके से पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट करता है, एक है थ्रू गेट एग्जामिनेशन, एक है विदाउट गेट। अगर थ्रू गेट एग्जामिनेशन होगा तो आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। अगर आप विद गेट कर रहे हो तो कोई रिटन एग्जाम नहीं है। उसके बाद अगला प्रोसेस, इंटरव्यू हर किसी में होगा, होना ही होना इंटरव्यू, एक्सेप्ट दो पब्लिक सेक्टर, कोल इंडिया लिमिटेड एंड एनटीपीसी, क्योंकि ये दो पब्लिक सेक्टर ऐसे जिनको लोग बहुत छोड़ते हैं, क्योंकि ये दो पब्लिक सेक्टर ऐसे जिसमें हेल्थ इश्यूज रहते हैं। कोल इंडिया और थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड है, जो तो हीट और बाकी सारे इश्यूज रहते हैं, लंग्स वगैरह से रिलेटेड, कोल से रिलेटेड इश्यूज है, तो इसमें बहुत लोग छोड़ते हैं। तो उन्होंने अपनी प्रोसेस को बहुत सिंपल रखा हुआ है। कोल इंडिया और एनटीपीसी जहां पे इंटरव्यू भी नहीं होता है, ओनली गेट के बेस पे हो जाता है, और बहुत ह्यूज वैकेंसीज आती हैं, रफली 500 प्लस वैकेंसीज हर साल, राइट। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा पब्लिक पीएसयू टू पीएसयू। कुछ पब्लिक सेक्टर में सब कुछ होगा, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, वो सब कुछ करवाएगा, जीडी, जीटी, केस स्टडी, इंटरव्यू। आईओसीएल, जीडी, जीटी, इंटरव्यू, केस स्टडी नहीं होती है उसके अंदर। तो ये पीएसयू टू पीएसयू वेरी करता है, इंटरव्यू हर किसी में होना है, और जीडी, जीटी, केस स्टडी होगा नहीं होगा ये डिपेंड करेगा पीएसयू टू पीएसयू। जो विदाउट गेट है, विदाउट गेट, बहुत सारे पीएसयू जो विदाउट गेट रिक्रूटमेंट करते हैं, उसमें क्या होगा, सबसे पहले अपना रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिर ये रिमेनिंग प्रोसेस है। अब इसमें कुछ पब्लिक सेक्टर कौन कौन से जो विदाउट गेट होते हैं, ध्यान से सुनना। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, आईएसआरओ, बीएआरसी विद एंड विदाउट गेट, एचपीसीएल विदाउट गेट, एसजेवीएल विदाउट गेट, बीएल विदाउट गेट, बीएचईएल विदाउट गेट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विदाउट गेट। एक साल में कम से कम 25 से 30 पीएसयू ऐसे हैं जो विदाउट गेट रिक्रूटमेंट करते हैं, विदाउट गेट। और जिसका प्रिपरेशन करने का जो तरीका है वो वही है जो गेट के लिए कर रहे हो आप, वही है उसका अप्रोच। तो तुमने तैयारी तो गेट का कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ 25 और एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, और साथ में तुम्हारा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी तैयारी हो रहा है। क्योंकि जेई और एई एग्जाम में डिफरेंस कहां पे आता है, एई एग्जाम क्योंकि उसमें बीटेक चाहिए तो न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है। अगर कोई ढंग का पेपर सेट करने वाला हो, कल पेपर हुआ है सारा थ्योरेटिकल डाल दिया पेपर, अगर किसी ने देखा हो तो सारा थ्योरेटिकल, एक क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल, सिरे का बेकार पेपर सेट किया। तो तैयारी करने का एक ही अप्रोच है, एक बार यार 8-10 महीने मेहनत कर लो, उसके बाद दड़ा एग्जाम निकाली जाओ। लेकिन 8-10 महीने तपस्या है वो, कि पूरी दुनियादारी भूल के 8-10 महीने मेहनत कर लो, हो जाएगा। उसके बाद पूरी लाइफ ऐश करो। जिस दिन नौकरी लग गई, जिस दिन एई लग गए, जिस दिन पीएसयू लग गए, मतलब आने वाली जनरेशन तक सेट हो जाएंगी, क्योंकि पैसा ही बहुत है इसके अंदर। हायर स्टडीज में तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास है एमटेक का ऑप्शन, 2 साल का प्रोग्राम, एमएस का ऑप्शन 3 साल का प्रोग्राम, और डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन 5 साल का प्रोग्राम। एमएस और डायरेक्ट पीएचडी ये जो 2 प्रोग्राम है, रिसर्च प्रोग्राम है। देखो जब भी हम हायर स्टडीज की बात करते हैं ना, ध्यान से सुनना, जब भी हम हायर स्टडीज की बात करते हैं, अगर आप मेरे से पूछोगे ना सर विच इज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर बीटेक, हायर स्टडीज और जॉब, ऑलवेज हायर स्टडीज, ऑलवेज हायर स्टडीज। रीजन, सबसे पहला मैंने तुम्हें बताया, स्किल एनहांस करना, स्पेशलाइजेशन, जो कि नीड है इस टाइम पे इंडस्ट्रीज का। अगर तुम्हें पैसा चाहिए ना बीटेक लेवल पे, अब इतना जॉब नहीं है, उतना नहीं है रिक्वायरमेंट, मास्टर्स लेवल की रिक्वायरमेंट इस टाइम पे इंडस्ट्रीज को, क्योंकि अब चीजें इंडिया में खुद इंडस्ट्रीज डेवलप करने लग गई हैं। वो टाइम गया कि डायरेक्टली बाहर से परचेज किया, यहाँ पे असेंबली किया और बेच दिया। अब हमें यहीं पे परचेज, हमें यहीं पे मैन्युफैक्चर करना है चीजों को, जिस कारण से स्पेशलाइज्ड पर्संस का रिक्वायरमेंट है ज्यादा से ज्यादा। और स्पेशलाइजेशन आप मास्टर्स बीटेक के बाद करते हो। मास्टर्स या हायर स्टडीज करने के बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट, तुम इस झुंड से बाहर निकल जाते हो। पता है आपको, आपने बोला ये झुंड है बीटेक इन सिविल का, ये बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, दिस इज बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, ये रहा बीटेक मास्टर्स इन डेटा साइंस, ये रहा मास्टर्स इन पावर सिस्टम, ये रहा मास्टर्स इन थर्मल, ये रहा मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी। You are now the specialized person. You are the specialized person.
जिसकी नीड है इंडस्ट्री को। मैंने बोला 25% प्लेसमेंट हुआ है आईटीज के अंदर बीटेक लेवल पे इस बार, मास्टर्स प्लेसमेंट फुल, हायर स्टडीज प्लेसमेंट फुल। दूसरा दिमाग में थॉट आता है हायर स्टडीज को लेके कि सर अगर मैंने हायर स्टडीज कर लिया तो मेरे पास ओनली टीचिंग इज द ऑप्शन। ऐसा नहीं है, वो बाय चॉइस है कि अगर तुम हायर स्टडीज करते हो, एमएस पीएचडी एमटेक पीएचडी करते हो, तो टीचिंग इज बाय चॉइस। अदरवाइज इंडस्ट्री नीड स्पेशलाइज्ड पर्सन। प्लेसमेंट्स दी बेस्ट होती है तुम्हारी, सैलरी पैकेजेस बहुत हाई लगते हैं क्योंकि यू आर नाउ द स्पेशलाइज्ड पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन। और दूसरा, तुम ब्रांडिंग के साथ हो, जो तुम्हारे पास अभी नहीं है ब्रांडिंग। तुम्हारे पास ब्रांडिंग, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग? अभी मैंने बताया, सर आई एम द एलुमनी ऑफ दिस आईआईटी, आई एम द एलुमनी ऑफ दिस एनआईटी, क्योंकि इसको लोग जानते हैं। राजीव गांधी कॉलेज को या जेएनजीसी कॉलेज को कहां तक लोग जानते होंगे? मे भी शायद हिमाचल के अंदर अंदर, लेकिन एनआईटी हमीरपुर को या आईआईटी मंडी को कहां तक जानते होंगे? मे भी पूरा इंडिया। और आईटी पूरा वर्ल्ड जानते हैं, क्योंकि आईटी पीपल तो पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है। आईटीएंस जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल पे बंदे बैठे हैं, दे ऑल आर फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, दे ऑल आर फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड। बात आ रही कि नहीं समझ में? तो हायर स्टडीज द बेस्ट ऑप्शन, और ये सबसे सेफ ऑप्शन है जो तुम्हें मैं शुरू में बता रहा था। दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन हायर स्टडीज, क्योंकि उसके थ्रू तुम्हारा करियर, तुम्हारा जो आगे का अपॉर्चुनिटीज है, आगे की जो ऑप्शन है वो श्योर शॉट है, क्योंकि तुम लोग उस झुंड से बाहर निकल गए हो। और प्लेसमेंट दी बेस्ट है हायर स्टडीज डोमेन में, और तुम्हें वहां पे अपना खर्चा निकालने को पैसा भी मिल रहा है। और गवर्नमेंट को कोई शौक नहीं है तुम्हें पैसा देने का पढ़ाई के लिए, ये रिसर्च के लिए मिल रहा है आपको पैसा जो मिल रहा है। आप रिसर्च करते हो, वहां पे एक सोसाइटी की प्रॉब्लम के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो। तुम्हें लगता है तुम पीएचडी अपने लिए कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम मास्टर्स अपने लिए कर रहे हो। जो प्रोफेसर तुम्हें गाइड करेगा मास्टर्स में प्रोजेक्ट के लिए या पीएचडी में प्रोजेक्ट के लिए, वो उसकी नीड है नहीं, उस प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रीज के, और वो जो इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है वो एक प्रॉब्लम है सोसाइटी की, उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। और अगर उसका सोल्यूशन उसको मिल जाएगा, उससे एक आउटकम आएगा मार्केट के अंदर जो चीजों को आसान कर देगा। रिसर्च ये चीज होती है। रिसर्च क्या चीज होती है? सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को, इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिसके लिए इंडस्ट्री पैसा दे रही है प्रोफेसर्स को, क्योंकि प्रोफेसर इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन ऑफ दैट डोमेन। वहां से आ रहा है ये पैसा, वहां से आ रहा है ये पैसा। अदरवाइज और कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, टैक्सी से नहीं आ रहा है ये पैसा, ये प्रोजेक्ट से आ रहा है पैसा। आ रही है बात समझ में? तो ये तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं हायर स्टडीज के लिए। उसके बाद मैनेजमेंट में आप आईएम्स में भी एंटर कर सकते हो थ्रू द गेट एग्जामिनेशन विच इज कॉल्ड द एफपीएम प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एफपीएम प्रोग्राम है। उसके बाद हर आईआईटी, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर, मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर हर आईआईटी एनआईटी में, जो गेट के थ्रू होता है। और अगेन तुम्हारी स्पेशलाइजेशन किसमें, मैनेजमेंट कोर्स किसमें हो रहे हैं आईआईटी के अंदर? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और तुम्हारी कोर डोमेन, अपनी डोमेन से रिलेटेड होती है चीजें। ये आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? राइट, तो तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है। अब्रॉड स्टडीज के लिए तुम्हारे पास 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू मास्टर्स के लिए करती हैं। क्या क्या, कौन कौन सी 4 यूनिवर्सिटीज हैं? एनटीयू, नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, RWTH जर्मनी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। अगर आपका गेट में 500 प्लस गेट स्कोर चला जाता है, देन यू ऑल आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ दी टू अप्लाई फॉर दीज यूनिवर्सिटीज। 4 यूनिवर्सिटीज जिसमें तुम्हें वहां पे असिस्टेंटशिप भी मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। क्योंकि मास्टर्स के लिए तुम जब अब्रॉड जाते हो तो तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है, जो कि सही डिसीजन नहीं है। अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो तो डिसीजन इज कि आपका 1.5-2 लाख से ज्यादा खर्चा ना हो, पहला। दूसरा, हमें एज ए टेक्नोक्रेट जाना चाहिए अब्रॉड, एज ए लेबरर नहीं जाना है, एज ए टेक्नोक्रेट जाना है। उसका तरीका क्या है जाने का? पहला ऑप्शन, डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड, पहला तरीका। क्योंकि पीएचडी पूरी दुनिया के अंदर विदाउट असिस्टेंटशिप होती ही नहीं है। इंडिया में कितना असिस्टेंटशिप मिल रहा है? ओनली मैक्सिमम 80,000 रुपए। अब्रॉड में पीएचडी के लिए कितना असिस्टेंटशिप मिल रहा है? 2,500 से लेके $4,500 पर मंथ।
जिसमें तुम्हारा खर्चा $1500 से ज्यादा नहीं है, तुम्हारा मिनिमम $1000 का सेविंग है एक महीने का, और तुम्हारा जाने का खर्चा 2 लाख है मैक्सिमम, जो तुम पहले 4 महीने में पूरा कर लोगे। और जाना बहुत आसान है। क्या चीजों का रिक्वायरमेंट है? 2 चीजों का। तुम्हारा एकेडमिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। एकेडमिक्स से मतलब तुम्हारा सीजीपीए, पहला बीटेक लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे अच्छा होना चाहिए सीजीपीए। अच्छे से मतलब क्या है सर? 8+ हो तो बेटर है, राइट? 8+ हो बेटर। दूसरा तुम्हारा प्रोफाइल, तुम्हारा प्रोफाइल से मतलब क्या है कि तुमने अपनी बीटेक के दौरान या मास्टर्स के दौरान क्या प्रोजेक्ट किए, किस डोमेन में प्रोजेक्ट किए, कोई पेपर पब्लिश किए नहीं किए, कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, कोई जर्नल में पेपर पब्लिश किया, कोई रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट बनाया, कोई स्किल एनहांस किया आपने, जो कि उस प्रोफेसर को उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट, जिसके बेस पे आपको वो एडमिशन देगा पीएचडी के अंदर, और जिसके बेस पे आपको वो असिस्टेंटशिप देगा। ऊपर से तो निकल गई। ये प्रोसीजर, ये सिस्टम ऐसे चल रहा है, तो तुम्हें पता होना जरूरी है ये सिस्टम चल कैसे रहा है। तो बेस्ट वे टू गो अब्रॉड इज फर्स्ट वन, डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम यूएसए। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। किसी ने नहीं सुना पूरे इंडिया में डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम यूएसए। वी आर द ऑर्गेनाइजेशन जो पता नहीं कितने लोगों को भेज चुके हैं, और हिमाचल के 2-3 बच्चों को हम लोग भेज चुके हैं डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम यूएसए, जिसके लिए सीजीपीए 8+ चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और तुम्हारा प्रोफाइल सही हो, प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से करो, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट करो, तो तुम्हें ऑप्शन है डायरेक्ट पीएचडी। दूसरा तरीका, डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया और उसमें अपना प्रोजेक्ट अच्छा करो, सीजीपीए अच्छी रखो, एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। और पीएचडी करना कोई कंपल्शन नहीं है अब्रॉड के अंदर। यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू द मास्टर्स आफ्टर 2 इयर्स। उसको कन्वर्ट कर सकते हो तुम मास्टर्स में। बस तुम्हें ये रिफ्लेक्ट करना अपने प्रोफेसर को, सर मेरा जॉब लग गया है, अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता पीएचडी, अभी मेरे को यहां से रिलीव कर दो, वो कर देगा। बहुत जेन्युइन होते हैं, इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है। बहुत जेन्युइन होते हैं, जो तुम बोलोगे वो एक्सेप्ट करेगा। और खर्चा तुम्हारा जाने का 1.5 से 2 लाख से ज्यादा नहीं आता है इस तरीके से, क्योंकि तुम लोग एक प्रोजेक्ट में जा रहे हो, तुम्हें वहां पे पैसा भी मिल रहा है, प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो, और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो। तो दिस इज द बेस्ट वे टू गो अब्रॉड। अगर आप लोगों में से किसी ने टारगेट लिया है अब्रॉड जाने का, दिस इज अ वे टू गो अब्रॉड। अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न्ड मनी, पैसे मत वेस्ट करके जाना। 30-40 लाख रुपए मत वेस्ट करके जाना। सफिशिएंट पैसा है, बहुत पैसा है पीएचडी के अंदर, और प्रोफेसर को बच्चे नहीं मिलते हैं, उनको राइट पीपल नहीं मिलते हैं, राइट? सो दिस इज अ थिंग टू गो अब्रॉड। नाउ इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्टेट एग्जाम में अदर एग्जाम जो आप लोग लिख सकते हो 1 साल के अंदर। अभी तो मैंने गेट ओरिएंटेड बात किया। पहला स्टेट जेईई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेट जेईई के साथ ये है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की अगला एग्जाम कब आएगा, वो ट्रबल है, राइट? किसी भी ब्रांच से हो आप लोग, चाहे इलेक्ट्रिकल से हैं चाहे सिविल से हैं, तो वो अनसर्टेनिटी रहती है, राइट? दूसरा, कितनी नंबर ऑफ सीट्स आएंगी, कब आएंगी, मेरा पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, वो अनसर्टेनिटी है। लेकिन तुम अपना दिमाग में रखो टारगेट, कोई मना नहीं कर रहा, आप अपनी स्टेट के लिए तैयारी रखो। लेकिन जब तक मेरा वो एग्जाम नहीं निकल रहा है, जब तक मेरा वो नहीं सिलेक्शन हो रहा, या जब तक वैकेंसीज नहीं आ रही, उतनी देर तक हमें क्या करना है, उसका मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। क्या तरीका है? अपना स्किल एनहांस करो, अपना ब्रांडिंग करो, उससे होगा ये। समझ में आ गई बात, राइट? तो स्टेट एग्जामिनेशन आपके हिमाचल के, मैं इसके एग्जाम पैटर्न्स बताता हूं, वो चेंज हुए हैं पिछले साल, वो भी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद एसएससी जेई। एसएससी जेई इज आल्सो वेरी गुड एग्जाम। अच्छी बात एसएससी जेई में क्या है, ये हर साल होता है। द गुड थिंग अबाउट एसएससी जेई इज ये हर साल होता है। इसमें मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए पिछले साल आई थी अलग से रिक्रूटमेंट, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एसएससी जेई में जो होता है ये हर साल होता है। रफली 700-800 के आसपास हर साल वैकेंसीज आता है। इस बार ज्यादा आया था, 1800 आया था, 1800। रीजन वाज वेरी सिंपल, ड्यू टू इलेक्शंस ओनली, जो मेरे को लगता है। लेकिन ये अब आगे वाले टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया, ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि नीड्स बढ़ रही हैं, नीड्स बढ़ रही हैं। हमें, आप लोग चाहते हो कि मेरी ये सारी सड़कें ठीक बने, आप चाहते हो पानी हर जगह पहुंचे, आप चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पहुंचे। वो कैसे पॉसिबल है? वो एक ही तरीके से पॉसिबल अगर लोग होंगे करने के लिए, जेई होंगे, एई होंगे, लोग होंगे, रिसोर्सेज होंगे, टैक्स आएगा, पैसा आएगा, तभी है। हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड है।
और तभी ये सिस्टम चल रहा है, तभी ये सिस्टम सस्टेन कर रहा है, इसको सस्टेनेबल मॉडल बोलते हैं, राइट। तो एसएससी जेई आपका 2 टायर में होता है, ध्यान से समझना, 2 स्टेजेस में होता है एसएससी जेई। पहले होता है टायर 1। टायर 1 में क्या होता है, 200 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं। आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आर टेक्निकल एंड 50 क्वेश्चंस आर ऑफ रीजनिंग एंड 50 क्वेश्चंस आर ऑफ जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस। जनरल साइंस मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आप 10th तक पढ़ते हो। जनरल स्टडीज इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो आप 10th तक पढ़ते हो। और 50 नंबर का आपका आएगा रीजनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, नंबर सिस्टम, इन सारी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम। आगे की बात सुने, तो ये 50 नंबर का आएगा, 50 नंबर का जनरल स्टडीज, और 100 मार्क्स का आपको आएगा टेक्निकल पार्ट। हाँ, अगर ये रेडी है तो मैं कर लेता हूँ सर 5 मिनट में, क्योंकि ये चीजें रोज रोज तो होती नहीं है। कर ले कंटिन्यू? अच्छा, मैं 5 मिनट वाइंड अप कर रहा हूँ सर। कब तक होता है लंच का टाइम? खत्म कितने बजे होता है ये बताओ? 2 बजे ना? कितना टाइम हुआ? हाँ, बस 5 मिनट वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, मैं अभी छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तुम्हारे लिए हूँ, राइट। उसके बाद कभी मूवी देखिए 12 से लेकर 3 बजे के बीच में? हैं? देखना, फिर देखना भूख लगेगी नहीं लगेगी उस दिन, मेरे को बताना। एसएससी जेई, ठीक है जी, ये रहा टायर 1। टायर 2 जिसका प्रीलिम क्वालिफाई होगा, टायर 1 क्वालिफाई होगा, वो जाएगा टायर 2 के अंदर। टायर 2 में क्या होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे टेक्निकल होंगे, और उस आपका 120 मिनट्स का होगा, 2 घंटे का। टायर 1 भी 200 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, टायर 2 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स। और जो एसएससी जेई है बहुत इजी एग्जाम है, बहुत सिंपल एग्जाम है, लेकिन एक्यूरेसी मांगता है एग्जाम। कट ऑफ जाती है जनरल कैटेगरी में, सिविल ब्रांच में अराउंड 115 के आसपास, 200 में से 115। पेपर डिफिकल्ट नहीं है, पेपर इजी होता है, लेकिन एक्यूरेसी के ऊपर होता है। हमारे दिमाग में प्रेशर होता है कि 120 मिनट में मेरे को 200 क्वेश्चन एटलीस्ट देखने हैं, 10 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन को समझने में, तो जल्दी 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 के चक्कर में हम लोग गलतियां करते हैं। तो एसएससी जेई इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, उसके ऊपर होता है, राइट। और आप लोगों में से जो डिप्लोमा होल्डर है वो तो दे सकते हैं इस एग्जाम को, लेकिन मेरा मानना है विदाउट प्रिपरेशन देने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर देना है तो विद प्रिपरेशन ही देके फायदा है, राइट। उसके बाद आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का अभी पीछे से नोटिफिकेशन आया था, प्लीज यार फिर चू चू स्टार्ट कर दिए। आरआरबी रेलवे, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जब तुम्हारे 5-10 साल के बाद तुम्हें पता लगती है ना, फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें पता कि यार किसी ने बताया क्यों नहीं मेरे को उस टाइम पे। रेलवे में अच्छी बात यह है कि रेलवे ने अनाउंस किया है कि अब हम लोग हर साल रिक्रूटमेंट किया करेंगे, हर साल जूनियर इंजीनियर के लिए। अभी आया है, पिछले पहले आया था 2018 के अंदर, उसके बाद 24 में आया है, 2024 में 7000 समथिंग वैकेंसीज आई है। लेकिन अच्छी बात यह कि इन्होंने बोला कि अब हम हर साल रिक्रूटमेंट किया करेंगे। अगर ये हर साल आती है रिक्रूटमेंट, तो आपके पास ये भी एक ऐसा एग्जाम होगा जो हर साल हो सकता है। तो रेलवे में जॉब बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें अदर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको रेलवे के अंदर। उसके बाद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो पूरे साल में आते रहते हैं। जैसे एक तो मैंने जैसे आपको बताया कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आपको निकला, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, ध्यान से सुनना, बैंकिंग सेक्टर में और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर टेक्निकल ऑफिसर का रिक्वायरमेंट होता है, टेक्निकल ऑफिसर का, और वैकेंसीज ह्यूज आती हैं इसके अंदर। और उसमें इंजीनियर के लिए होता है वो टेक्निकल ऑफिसर, जिसमें सारी ब्रांचेस के लिए निकलती हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सारी ब्रांचेस के लिए होता है। ऐसी बहुत ऑप्शंस हैं, नाबार्ड के अंदर निकलती है हर साल वैकेंसीज। तो एक साल में मेरे को ये लगता है रफली ऑन एन एवरेज यू कैन राइट अदर देन दिस गेट एग्जामिनेशन रफली 50+ एग्जाम्स। लेकिन उससे पहले आपको अपना एक बार तैयारी करना जरूरी है, आपने सारा तैयार करना जरूरी है। सारा टेक्निकल पार्ट कर लिया, सारा नॉन टेक्निकल पार्ट कर लिया। टेक्निकल में आपने अपने सारे सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ लिया, नॉन टेक्निकल में सारे सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ लिया, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज में। अगर ये पार्ट आपने अच्छे से कर लिया, टेक्निकल कर लिया, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, यही सिलेबस होता है इन सारे एग्जाम्स का। इन सारे एग्जाम्स का यही सिलेबस होता है। किसी में कुछ पूछेगा, किसी में कुछ नहीं पूछेगा। जैसे क्वांट और इंग्लिश आपके एसएससी जेईई में नहीं आता है, रेलवे के अंदर सब कुछ आता है। हिमाचल के एग्जाम में एचपी का, हिमाचल का पैटर्न देखो क्या है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होगा, सुबह होगा
1 घंटे का। पेपर 2 शाम को होगा 2 घंटे का। पेपर 1 के अंदर 4 टॉपिक आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके, नेशनल इंटरनेशनल जीके एंड करंट अफेयर। ये आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का होगा। ठीक है जी। मैंने ग्रुप्स में, जो लोग अभी भी ग्रुप्स में हैं हमारे हिमाचल वाले में, उसमें मैंने कल पेपर शेयर कर दिया था, ये जो हुआ है अभी जल शक्ति वाला। तो ये आएंगे आपको 50 क्वेश्चन और ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे पेपर 1 के अंदर, तो तुम्हारा पेपर 2 चेक होगा, नहीं तो पेपर 2 तुम्हारा चेक ही नहीं होगा। और वो कितना है, कोई ऐसी चीज उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि इतना मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। नॉर्मली 35% होता है जनरल कैटेगरी के लिए और 30% होता है रिजर्व्ड के लिए, राइट। इसके बाद शाम को होगा आपका पेपर 2। पेपर 2 अगर असिस्टेंट इंजीनियर का है तो वो सब्जेक्टिव होगा, जैसे कल हुआ है, कल असिस्टेंट इंजीनियर का था, ये सब्जेक्टिव होगा, लिखना है आपको आंसर। और जो जूनियर इंजीनियर के केस में ये ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि अभी तक नए एग्जाम पैटर्न जब से आया है नहीं हुआ है अभी भी एक बार, पिछले 2 साल से तो नहीं हुआ है। मतलब जेई का एग्जाम हिमाचल के अंदर पिछले 4 साल से नहीं हुआ है, राइट। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आप लोगों का आएगा, इट मीन से आना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है नीड, तो वो तो आना ही है आप लोगों के पास। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या करनी है कि आप पहले तो कोई भी एग्जाम जो आपने टारगेट किया, एसएससी जेई टारगेट किया, स्टेट जेई टारगेट किया, गेट टारगेट किया, जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो, पहले उस एग्जाम को पहले ढंग से एनालिसिस करो। एनालिसिस कहां से होगा? प्रीवियस ईयर पेपर से। अपने उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और उसको ढंग से एनालिसिस करो कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, कहां से ज्यादा पूछ रहा है, कहां से कम पूछ रहा है, सारा एनालिसिस करो। फिर उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को उसी हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। गेट के लिए पढ़ रहे हो, थ्योरी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझने की रिक्वायरमेंट है कंसेप्ट को, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा करना है। स्टेट जेईई के लिए कर रहे हो तो सारा का सारा मेजॉरिटी 70-80% तक थ्योरेटिकल चीजें हैं। कल तो एई का पेपर सारा थ्योरेटिकल आ गया, तो याद रखने वाली चीजें हैं। आगे बात समझे? तो कोई भी एग्जाम का स्टार्ट करोगे तो उसके लिए पहले उस एग्जाम के रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है। अब उसके लिए क्या करना है? पहले उसका सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। क्योंकि जब आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, मान लो सोम पढ़ लिया, अब आप गेट का टारगेट कर रहे हो तो सोम के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। एसएससी जेई टारगेट कर रहे हो तो सोम के एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर लगाओ। अगर अपना तैयार करने से, सब्जेक्ट पढ़ने से अगर आपके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए तो इट मींस कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और कॉलेज के साथ साथ मैनेज करो कि जो सब्जेक्ट आप कॉलेज में पढ़ रहे हो उसको साथ ही साथ तैयार करते रहो, क्योंकि आप 6 महीने के अंदर 1-2 सब्जेक्ट ही तैयार करने हैं। ऐसा ना हो कि एकदम से फिर बर्डन आ जाए, राइट, एकदम से बर्डन ना आ जाए। तो उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप पीरियड। आपका 8वें सेमेस्टर में ट्रेनिंग होगा, राइट, है ना? 8वें सेमेस्टर में ट्रेनिंग, अगले सेमेस्टर में, उस टाइम को यूटिलाइज करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसको ट्रेनिंग नहीं जाना है या इंटर्नशिप नहीं करनी है, वो करनी है, क्योंकि वो पूछेगा। जहां पे भी कहीं पे भी इंटरव्यू होता है वहां पे आपका बीटेक का प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बारे में पूछते हैं। लेकिन करना क्या है, जो नॉर्मली पिछले 2-3 साल से बच्चे मेरे पास कर रहे हैं कि वो चंडीगढ़ में कहीं पे ट्रेनिंग लगवाते हैं, पूरे हफ्ते में 1 दिन जाना या 2 दिन जाना और पूरे हफ्ते का चीजें समझ में करके आ गए, और बाकी जो 5-6 दिन है अपना ट्रेनिंग में या कोचिंग वगैरह में प्रोवाइड कर लिया। ये नॉर्मली लोग करते हैं ऐसा। हिमाचल से आते हैं बहुत बच्चा, फिर जनवरी में आ जाएगा, ट्रेनिंग वहीं पे लगवाएंगे, 1-2 दिन का अपना ट्रेनिंग का किया और बाकी दिन अपना कोचिंग वगैरह करते रहे। तो ये जो ट्रेनिंग वाला पीरियड है इसको यूटिलाइज करना, ये 6 महीने का टाइम होता है। इसको वेस्ट मत कर देना कि चंडीगढ़ जाएंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे। यार पूरी जिंदगी पड़ी है ऐश करने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा जो एफर्ट है अपने करियर के लिए लगा लो, अपने करियर के लिए लगा लो। क्योंकि अच्छी बात ये रहेगी, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा भी कॉलेज चल रहा है, तुम पास आउट नहीं हुए हो, तो तुम कॉलेज रहते रहते तुम्हारा तैयारी होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन मोड में भी तुम चीजों को कर सकते हो, ऑफलाइन मोड में भी चीजों को कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ऑब्वियसली ऑफलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑफलाइन में तुम्हारे पास डिसिप्लिन आता है, ऑफलाइन में तुम्हारे पास माहौल बनता है जो अभी ये क्लास में बना हुआ है। मान के चलो सपोज मैंने ये सेशन ऑनलाइन लेना होता, क्या मैं ऐसे इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि आपके जेस्चर, पोस्चर्स, इंटरेक्शन, आई कांटेक्ट, कौन फोन चला रहा है, सब पता चल जाता है यहां से। कितना अलर्ट हो गए ना, कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है, मतलब लगा ही हुआ है पिछले 1 घंटे से, वो पता नहीं क्या मिलना है उसके अंदर, और इंस्टा चला रहा होगा और कुछ नहीं होगा, और जिंदगी खराब कर रहे हैं अपनी। आ रही है नहीं बात समझ में? तो ये चीजें जो होती है, ऑलवेज ऑफलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन, यू शुड टारगेट दैट। आप टारगेट करो।
उसके बाद जो अभी आप लोगों का हमने डिटेल्स लिए ना, ये जो फोन नंबर लिए आपके, इसका पर्पस है, बहुत सारे बच्चों को मतलब पहले भी लिए थे, आप इनसे पूछ के देखना। पर्पस इज आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जो डेडिकेटेड, जिसमें हिमाचल के स्टूडेंट्स ओनली। तो हिमाचल से रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शंस आता रहेगा, पेपर हुआ मैंने वहां पे डाल दिया, कोई जेनरिक मैंने एक गाइडेंस वीडियो डालना है, या गेट के रिलेटेड, या कोई भी ओपनिंग निकला, कोई भी वैकेंसी निकला, हम लोग वहां पे पुट करते हैं। आप पूछना जो अभी भी है व्हाट्सएप ग्रुप में, कुछ ने तो एग्जिट मारे थे, इनको नई जिंदगी बनानी अपनी, कुछ एग्जिट मारते हैं, कोई बात नहीं, होते ही है, अभी भी कुछ फोन चला रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करियर, मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूं, एक स्टेटमेंट एंड इसी से कर रहा हूं, आपको अपने करियर के बारे में खुद सोचना पड़ेगा, ना कॉलेज सोचेगा। पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिपेंडेंसी मत रखना उसके ऊपर, वो सिर्फ आपको गाइड कर पाएंगे, आपको हेल्प कर पाएंगे मॉनिटरी, इससे ज्यादा नहीं। आपको अपने करियर के बारे में खुद सोचना है, कोई और नहीं सोचेगा, कोई और नहीं सोचेगा। राइट, समझ में आ गई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ो जब तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, और बुक्स से पढ़ना स्टार्ट करो। फ्रेंड्स, हमें नोट से आदत पड़ गई है कि कॉलेज उसी से कर लो, प्लीज स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना स्टार्ट करो अपना। अब कोविड वाली जनरेशन निकल चुकी है यार, उस जनरेशन से अब तो तुम्हारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया होगा। बहुत प्रॉब्लम्स आई, मैंने बच्चों को चेहरे ही देखे अलग ही कोविड वाले। आप लोग सुन रहे हो ना, पिछले साल तक तो मेरी इंटरेक्शन तो सुनते भी नहीं होते थे, ऐसे नीचे करके बैठे हैं, फोन में घुसे हुए हैं, लेकिन अब चेंजेस आ रही हैं, मोमेंटम शिफ्ट कर रहा है। तो आप लोगों के पास, आप गोल्डन एरा में हो, बिलीव मी फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग के डोमेन के, जब करियर बनाना बहुत ज्यादा आसान हो गया है, और हर किसी के लिए बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर इस क्लास के जो टॉपर्स हैं वही करियर बना सकते, उसके साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है। जो मेहनत कर जाएगा वो करियर बना जाएगा, जो मेहनत कर जाएगा वो करियर बना जाएगा। राइट, इन द एंड एनी क्वेरी इफ यू हैव, कोई क्वेरी? चलो हाँ, वो तो मेरे को पता, नो सर। इसको स्कैन करो, इस चैनल को स्कैन करो, पिछली बार मैंने स्कैन नहीं करवाया था, इसको स्कैन करो और देखो यहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपकी स्टेट से रिलेटेड, हरियाणा से रिलेटेड, पंजाब से रिलेटेड, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगी। जल्दी करिए प्लीज, फिर एंड करते हैं, नहीं तो